चलिए जी साथियों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 12 कर्नश से दानवीरता के बारे में अच्छे से हमने उसको समझ लिया है। और उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से इंद्रदेव जो है वो दानवीर कर्ण को छल पूर्वक उसके कवच कुंडल को ले लेते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको देख सकते हैं, या चैनल पे भी आप सर्च में जा करके और वीडियो वाले सेक्शन में आप उसको देख सकते हैं। उसको ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो है हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है विश्व शांति। नाम से ही क्लियर है, विश्व और शांति यानी विश्व की शांति की बात होगी। और आज जो विश्व में क्या चीजें चल रही है, क्या बदलाव हो रहा है, किस प्रकार से अशांति फैली हुई है, इन सभी की चर्चा जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मुश्किल से ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम के समय ये चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहें और एग्जाम के समय आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना ना पड़े। सिस्टमैटिकली आप पहले वीडियो को देखिएगा। जो भी वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बार इसको फिर से एग्जाम में जब आप जाने वाले होंगे उससे 1-2 दिन पहले देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि इससे एक भी सवाल आपका नहीं बचने वाला है। और ये 13 है, इसके बाद 14 आएगा और उसके बाद जो है वो हम इसके क्वेश्चंस का भी सीरीज लाते रहेंगे और इसकी भी डिस्कशन यहाँ पे बनी रहेगी। चलिए, तो अब जो है वो विश्व शांति पाठ का परिचय सबसे पहले देखते हैं। देख रहे हैं कि जैसे विश्व शांति नाम से ही क्लियर है, चैप्टर का नाम क्या है, विश्व शांति। आज आपको पता है कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली अगर आप चूंकि क्लास 10th के बच्चे हैं तो आप कई बार ऐसे ग्रामीण परिवेश के बच्चों न्यूज नहीं देखते, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा किस प्रकार से बंगाल में सरकार गिर गए, है ना। किस प्रकार से हमास में और इजराइल में युद्ध लगातार हो रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा बांग्लादेश में किस प्रकार से अशांति फैली हुई है। तो ये जो हर एक, जरूरी नहीं कि यहाँ पे अमेरिका में किस प्रकार से विवाद छिड़े हुए हैं, ब्रिटेन में, इटली में, फ्रांस में, यूक्रेन और रसिया काफी लंबे समय से है। तो पूरे विश्व में जो है वो विवाद छिड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते केवल भारत में है, पाकिस्तान में है, यहाँ है, ऐसा नहीं, पूरे विश्व में जो विवाद छिड़े हुए, विवाद का कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन विवाद सब जगह है। जिनमें देशों में आंतरिक मतलब अंदर, देश के अंदर ही समस्या है और बाह्य अशांति फैली हुई है। मतलब अंदर, देश के अंदर भी कई समस्याएं हैं और देश के बाहर भी कई समस्याएं फैली हुई है। सीमा, है ना, जैसे सीमा को लेकर के, नदी को लेकर के, जल को लेकर के, धर्म को लेकर के, दल इत्यादि को लेकर के जो है वो स्वार्थ प्रेरित होकर के जो है वह सहिष्णु हो गए हैं। आपने देखा किस प्रकार से जब कुछ पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ने किस प्रकार से कश्मीर में कुछ लोग घूमने गए थे तो किस प्रकार से वहां पे उनको गोली मार दिया गया था, है ना, धर्म पूछ करके। तो अब फिर भारत ने एक्शन लिया कि जल पानी ही रोक दिया, तो नदी विवाद हो गए। ऐसी जल विवाद आप देखते हैं कि साउथ इंडिया में अक्सर जल विवाद होते रहते हैं, धर्म को लेकर के कई जगह हो रहे हैं, दल को लेकर के कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ऐसे कई अशांतियां जो है वो फैली हुई है। अशांति का वातावरण बना हुआ है पूरे विश्व में। ऐसे नहीं कि देश के आंतरिक भाग में, देश के बाह्य भाग में भी ये अशांति जो है वो फैली हुई है। ठीक है। अब ये अशांति को इस समस्या को उठा करके इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया। ये सभी समस्या का हम निवारण कैसे करें, इस बात पे फोकस कीजिएगा। इन सभी समस्या का निवारण कैसे होगा, इस निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। ठीक है। पहले पैराग्राफ को अगर आप संस्कृत की बुक निकालिएगा और देखिएगा तो लिखा हुआ है कि इस पाठ में वर्तमान में अशांति का चित्रण, मतलब अभी विश्व में जो अशांति है उसका चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। मतलब ना केवल समस्या को सामने लाया गया है, बल्कि समस्या को कैसे दूर करना है, इसके समाधान को कैसे निरूपित करना है, इसकी भी चर्चा किया गया है। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। केवल आंतरिक अशांति नहीं है देश में, बाह्य अशांति है और हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ। ठीक है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, पूरे विश्व में। यह दुख का विषय है। आपसे पूछा जाएगा कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय ये है कि देश के अंदर और देश के बाहर पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। कोई भी लोग जो है वो अपने जीवन जीने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, और यही सबसे बड़ा दुख है। सभी लोग चिंतित है,
संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है, मतलब इसको कैसे दूर किया जाए, इसका प्रयास किया जाए। चलिए इस पे कुछ सवाल को पहले देखते हैं। लिखा हुआ है, विश्व शांति पाठ में किसका वर्णन किया गया है? अशांत वातावरण का। कि ये देश के अंदर यानी आंतरिक और बाह्य भाग में जो अशांति फैली हुई है, इसके वर्णन है। इस पाठ में किसके समाधान का उपाय है? शांति का, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड पैराग्राफ को देखें तो वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में जो है उपद्रव अथवा अशांति देखे जाते हैं। उपद्रव का मतलब यही होता है कि देश में जो अनफेयर या अनफेयर जो घटनाएं हो रही, फेयर मतलब क्या होता है? जो सही है, अनफेयर मतलब जो सही नहीं है, जो घट रही है उसी को हम अशांति का नाम देते हैं। और कहीं शांत वातावरण है, और किसी देश में आंतरिक समस्या का जो है वो आश्चर्य लेकर के कला है। ठीक है, किसी देश में आंतरिक समस्या, जैसे आंतरिक समस्या किसी देश के अंदर वाली समस्या को हम आंतरिक समस्या कहते हैं। इसमें शत्रु राज्य जो है वो आनंदित होकर के जो है वो कलट बढ़ाते हैं। आपको पता है, जब दो व्यक्ति में लड़ाई होती है तो अक्सर इस लड़ाई को लंबे समय तक तभी बढ़ता है जब तीसरा व्यक्ति इस दोनों को चढ़ाते रहता है। इसको कोई और चढ़ाता है, इसको कोई और चढ़ाता है, और लंबी बोलो तुमको नहीं मार, तुमको ऐसे कर दिया। अक्सर दो देशों की लड़ाई में तीसरा देश का अहम भूमिका होता है। तो यही कह रहा है कि इसमें शत्रु राज्य, राज्य का मतलब स्टेट नहीं, शत्रु देश जो है वो आनंदित होकर के कलह को बढ़ाते हैं। कई अनेक राज्य में शीत युद्ध प्रचलित है। ठीक है, वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के कुल मध्य स्थित दिखाई पड़ता है। मतलब ये जो हमारा पूरा संसार है वो अशांति रूपी सागर के कुल मध्य में स्थित है, मतलब ठीक बीच में, न इसके इधर जा सकता है न इधर जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। इससे निकलना जो है, अशांति मानवता विनाश के लिए क्या है? कल्पित है। इस समस्या विश्व को, ये जो समस्या है, इस समस्या विश्व को जो है वो विध्वंस करने वाली है, मतलब खत्म करने वाली है। अनेकों जो शास्त्र है वो आविष्कृत हो चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा, परमाणु बम आ गए हैं, ड्रोन आ गए हैं, टैंक आ गए हैं, और ये जो शस्त्र है वो आविष्कृत हो गए हैं। आपको पता है, आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान में रिसेंटली एक पहलगांव को लेकर के जब विवाद हुआ था, तो बहुत सारे वहां के टैंक को उड़ा दिए गए थे। तो यहाँ पे S-300 या S-400 जो थे, वो उससे उनके रडार, उनके जो मिसाइल से उनको पहले ही ऑब्जर्व कर लिया गया था, उनको भी मार के गिरा दिया गया था। तो ऐसे ऐसे हो गए हैं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और 300-400 किलोमीटर दूर उड़ रहे शस्त्र को, जो भी ड्रोन है उसको गिराया जा सकता है ना? जो भी फ्लाइट्स है, फाइटर जेट्स, उसको गिराया जा सकता है। ऐसे ऐसे आविष्कार हो गए हैं पूरे देश में, है ना? और ये मानवता विनाश का क्या है? भय है। जिस प्रकार से आपने अपने पाठ हिंदी में पढ़ा होगा, हिरोशिमा। हिरोशिमा कब हुए थे? 1945 में, जिसकी घटना के बारे में आज भी लोग डरते हैं। और उस वक्त ही परमाणु बम गिराए गए थे और आज तक कहीं भी नहीं गिरा, लेकिन उसके विध्वंसता की चर्चा आज भी लोगों का भय अंदर डर बना हुआ है। और आज भी लोग वहां के इससे ग्रसित हैं। तो कितने विनाशकारी है ये आप सोच लीजिए। शत्रु राज आनंदित होकर के क्या बढ़ाते हैं? तो कलह बढ़ाते हैं। ठीक है, कलह मतलब और झगड़ा को बढ़ाते हैं। इस समय अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित है? तो शीत युद्ध। ये बात याद रखिएगा। अशांति से किसका विनाश कल्पित है? मानवता का विनाश होना ही है। इस समय विश्व को विध्वंस करने वाली अति शक्तिशाली आविष्कृत हो चुके हैं। क्या? अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, ये पूरे जो है वो आविष्कार हो गए। आगे देखा जाए, थर्ड पैराग्राफ में क्या कहता है कि अशांति का कारण जानना और उसका शांतिपूर्वक निवारण करना जो है वह चिंतनीय है। मतलब हमें सोचना है कि किस प्रकार से अशांति फैल रही है और इस अशांति को कैसे हम दूर करें, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसके लिए हम सोच भी रहे हैं। कारण ज्ञात होने पर निवारण का उपाय भी ज्ञात करना चाहिए, यही नीति है। तो नीति क्या है कि जब हम कोई कारण जान ले कि ये जो अशांति फैल रही है वो इस कारण से फैल रही है, तो इसका निवारण हम कैसे करें, निवारण का उपाय भी क्या करना है, ज्ञात करना चाहिए, और यही नीति है। वास्तव में द्वेष और असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण है। इसको तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अशांति के सबसे मुख्य कारण क्या है? तो आप याद रखिएगा, द्वेष। क्या है? द्वेष और असहनशीलता।
असहनशीलता और द्वेष का अर्थ क्या हुआ कि एक दूसरे से जलन का भाव होना, इसको द्वेष कहते हैं। बगल वाले ने स्कूटी खरीद लिया तो आपको स्कूटी, चलो स्कूटी नहीं, घर खरीद लिया तो आपको देख करके जलन हो जाती। आप क्लास 10th के बच्चे हैं, आपके फ्रेंड का अच्छा नंबर आ जाता है, आप देख के अंदर आपके अंदर जलन आ जाती, द्वेष आ जाता है ना। और असहनशीलता का अर्थ हुआ कि आप दूसरे की सक्सेस को देख करके असहज महसूस करते हैं, सहने लायक नहीं है आपका। और इसी के कारण से जो है वो अशांति फैल रही है। दूसरे देश एक देश आगे बढ़ रहा है, किसी से देखा नहीं जाता, तो तीसरा व्यक्ति उसको लड़वा देता है, लड़ो इसको मारो। तो अशांति के कितने कारण हैं? दो मुख्य कारण हैं, द्वेष और असहनशीलता। ठीक है। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देख करके द्वेष करता है। अभी मैंने बताया कि एक देश दूसरे देश के उन्नति मतलब प्रोग्रेस को देख करके क्या करता है? द्वेष करता है। और उस देश के उन्नति को देख करके नष्ट करने के लगातार प्रयास करता है कि हमसे आगे न चला जाए। और द्वेष ही असहनशीलता को जन्म देता है। जब हमें द्वेष आता है तो हम असहज महसूस करते हैं, है ना। बगल वाले ने घर खरीद लिया तो पहले हुआ द्वेष, अब उससे आना जाना बंद होगा, असहज हो जाएगा, और फिर उसकी बातों को हम समझेंगे नहीं। इन दोनों दोष जो है आपस में शत्रुता उत्पन्न करती है। और स्वार्थ जो है वो शत्रुता को बढ़ावा देता है कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। ये क्या है? स्वार्थ है हमारा। स्वार्थ से प्रेरित लोग जो है वो अहंकार भाव से दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या भाषा को जो है वो अ, सहन नहीं करते हैं। और जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो दूसरे लोग के धर्म के बारे में गलत गलत बोलने लगते हैं, दूसरे दूसरे जाति के बारे में, संप्रदाय के बारे में, क्षेत्र के बारे में कि ये बिहारी ऐसे होते हैं, नेपाली ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं, है ना, राजस्थानी ऐसे होते हैं, यूपी वाले ऐसे होते हैं। तो ऐसे जो है, और हम आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में हिंदी बोली नहीं, बोलने के लिए जो है मना कर रहा था कि मराठी बोलो। तो इस प्रकार से हमारे अंदर भावना क्यों आ रही है? हमारे अंदर ये भावना इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ गया है, द्वेष आ गया है। एक दूसरे के सक्सेस को हम नहीं देख पा रहे, और स्वयं को ही सबसे उत्तम मानते हैं ऐसे लोग कि हम ही सब सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे आगे तो कोई है ही नहीं। हमारा धर्म, हमारा जाति, हमारा संप्रदाय, हमारा क्षेत्र, हमारा भाषा ही सबसे ऊपर है, और दूसरे का भाषा जो है वो नगण्य है, शून्य के समान। ऐसा हमें नहीं सोचना। और यहाँ राजनीतिज्ञ विशेष रूप से जो है प्रेरक है, और जो है सामान्य लोग भी इस विश्व बल से प्रेरित होते हैं, और स्वार्थपूर्ण उपदेश जो है बलपूर्वक निवारण के योग्य है। ठीक है। निवारण के योग्य क्या है? स्वार्थपूर्ण उपदेश जो है बलपूर्वक निवारण के योग्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लिख रहा है कि परोपकार के प्रति यदि उन्मुख होते हैं तब सभी स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। यहाँ महापुरुषों, विद्वानों और चिंतकों की संख्या कम है। महापुरुष की, विद्वान की, जैसे पहले आप देखते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, सरदार पटेल थे, है ना। ये ऐसे ऐसे चिंतक अब हमारे देश में नहीं रहे, ऐसे ऐसे विद्वान नहीं रहे। उन लोगों को यह कर्तव्य है कि जन जन, समाज और राज्य राज्य में परमार्थ वृत्ति को जनाते। मतलब जो भी लोग विद्वान लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, है ना, चिंतक लोग, उनका काम क्या होता है कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर और राज्य के अंदर कम से कम जो है वो अच्छे नीति को आगे लाएं। लेकिन ऐसे लोगों की कमी हो गई है, इसीलिए पूरे देश में क्या है, पूरे विश्व में अशांति फैली। आपसे पूछा जाएगा कि अशांति के कितने कारण हैं, तो दो। एक हो गया द्वेष और एक हो गया असहनशीलता। ठीक है। क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है, तो ज्ञान। क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है, तो ज्ञान, है ना। दो देशों के बीच विवादों को कौन शांत कराता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका काम है कि जब दो देश में लड़ाई हो जाए, दो दोष में नहीं, दो देश में लड़ाई हो जाए, तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो उसके विवाद को दूर करने का काम करता है। ठीक है। बैर से किसका समन असंभव है? बैर का। ठीक है। परोपकार किसका कारण होता है? शांति का। तो हमें परोपकार करना चाहिए, तभी हम शांति ला सकते हैं। ठीक है। अब हम फोर्थ पैराग्राफ को देखते हैं, और इसके बाद ये लास्ट ही पैराग्राफ होगा मुझे जहां तक लगता है।
हाँ, हमने 1 मिनट रुक जाना। 1 मिनट रुक जाना साथियों। चलिए, तो ये हमने देखा विश्व शांति के बारे में। इसके बाद जो है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसमें अगर कुछ पॉइंट अगर बच गए होंगे तो हम अगले पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक पार्ट आएगा जिसमें हम शास्त्रकार वार्तालाप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लगभग इसी से रिलेटेड है। शास्त्रकार मतलब वही हो गए, शास्त्र के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने विश्व शांति की चर्चा की है, जो कि एक हमारा निबंध था, है ना। इसमें 2-3 पॉइंट को आप याद रखिए कि विश्व में अशांति क्यों फैली हुई है, अशांति के कितने कारण हैं और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव, कीप लर्निंग, बाय।